बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 बड़ी खबरों पर। गोवा में चल रहे एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और रूस के विदेश मंत्रियों से बात की, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं। नीतीश कुमार सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जाति जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इसकी अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। व्लादिमीर पुतिन के महल पर हुए ड्रोन हमले को अमेरिकी साजिश बताते हुए रूस ने कहा कि हमले का प्लान वॉशिंगटन में बना था, जिसे यूक्रेन की मदद से अंजाम दिया गया। और कांग्रेस के ऐलान से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की, तो वहीं कलबुर्गी में बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जला दिया। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और खौफनाक तस्वीर के साथ करेंगे। हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आपको विचलित कर सकता है, लेकिन ये तस्वीर दिखानी बेहद जरूरी है। ये वीडियो 2 मई को देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में हुई सरेआम हत्या का है। ये वीडियो तिहाड़ में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के दिन दहाड़े मर्डर का है। इस वीडियो में 4 कैदी एक धारदार हथियार से टिल्लू ताजपुरिया पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो कैदियों की निगरानी के लिए लगाए गए तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें से एक में रिकॉर्ड हुआ है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जेल के भीतर खुली जगह में 3 से 4 कैदियों ने टिल्लू ताजपुरिया को नीचे गिरा रखा है और उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करते जा रहे हैं। इस दौरान आसपास कुछ और कैदी भी नजर आ रहे हैं। इनमें से कई चीख रहे हैं तो कुछ सिर्फ तमाशबीन बने हुए थे। हालांकि कुछ कैदियों ने हत्यारों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावरों ने उनको धमकाकर दूर धकेल दिया। बीच बचाव के दौरान एक कैदी के हाथ में चोट भी लगी। पास खड़े कुछ कैदी हमलावरों से टिल्लू ताजपुरिया को छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनके सिर पर तो भूत सवार था। वो बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे ताबड़तोड़ वार करते रहे और तब तक करते रहे जब तक कि टिल्लू की मौत नहीं हो गई। ये वीडियो बेहद खौफनाक है और आपको विचलित कर सकता है। मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ। ये वीडियो कई सवाल भी खड़े करता है। आखिर जब टिल्लू पर हमला हुआ तब तिहाड़ में तैनात सुरक्षाकर्मी कहां थे? हम आपको बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ के हाई सिक्योरिटी वार्ड में कैद था, जहां साधारण कैदियों की आवाजाही आसानी से नहीं हो पाती है। ऐसे में 4 कैदी दूसरी जगह से वहां कैसे पहुंचे, कैसे टिल्लू ताजपुरिया पर हमला किया और सबके सामने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये वीडियो इन हमलावरों के दुस्साहस और उनकी दरिंदगी का भी सबूत है। साथ ही ये वीडियो तिहाड़ की सुरक्षा पर भी बड़ा सवालिया निशान है। और उसके बाद जो सबसे गंभीर सवाल है वो ये कि इस तरीके का वीडियो कैसे तिहाड़ जेल से बाहर निकल जाता है। तो ये तस्वीरें बेहद खौफनाक, डराने वाली, दिल दहला देने वाली। आप देखिए कितनी बेरहमी के साथ टिल्लू ताजपुरिया को मारा जा रहा है किसी धारदार हथियार से, एक के बाद एक। और आपको याद होगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें 92 बार 92 बार हमला किया गया है धारदार हथियार से। कुछ और कैदी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो 4 लड़के टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर रहे हैं वो उनको भी भगा देते हैं। और पूरे एकदम सोचे समझे साजिश के तहत, पूरी सोचे समझे रणनीति के तहत इस हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल इस वीडियो को देखकर यही खड़ा होता है कि आखिर उस समय तिहाड़ जेल में जिन सिपाहियों की, जिन अधिकारियों की तैनाती थी वो कर क्या रहे थे? एक सीसीटीवी रूम होता है, कंट्रोल रूम होता है हर जेल में, जहां पर जितने सीसीटीवी लगे हुए होते हैं उन सबके वीडियो फुटेज पीसीआर टाइप जो एक चीज होती है, कंट्रोल रूम टाइप, उसमें देखे जाते हैं। वो एक कमरा जहां पर सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिक्योरिटी देखती रहती है कि कहीं जेल में कोई जेल तोड़ने की कोशिश, कोई जेल भागने की कोशिश, कोई ऐसी गतिविधि को तो अंजाम नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जेल एक वो जगह है जहां पे कोई शरीफ आदमी नहीं होता है। वहां पर गुंडे, मवाली, अपराधी किस्म के लोग ही जेल में बंद होते हैं। और ऐसी जगह पर इस तरीके से हत्या हो जाती है, गंभीर सवाल खड़े करते हुए ये वीडियो तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर। बात पते की में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का। कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणा पत्र में कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने का दावा उल्टा पड़ता दिख रहा है। राज्य में बजरंग दल ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। बेंगलुरु में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध जताया। इसके लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता बेंगलुरु के विजयनगर कार्यालय में इकट्ठा हुए और बजरंग बली के जयकारे लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे।
तो बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे के बाद से कहीं न कहीं मामला जोर पकड़ लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस को हिंदुओं से प्यार नहीं, इसलिए वो बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर रही है। एक तो पहले तो उनका वोट पॉलिटिक्स है, क्योंकि माइनॉरिटी को खुश करके हम लोगों का पहले से कांग्रेस लोगों को सनातन से प्यार नहीं है। अरे हनुमान जी की तुलना पीएफआई से करना, बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना कहां तक जायज है? आप बताइए, सभी को तकलीफ होगी मन में। बजरंग दल के सदस्यों का कहना था कि इस बार विधानसभा चुनाव कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है। कर्नाटक सरकार के बजरंग दल पर बैन की चुनावी घोषणा के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ रैली निकाली और फिर जबलपुर के कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ मचाई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के गेट को भी तोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यालय में लगे शेड को भी तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में जब इस बारे में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से पूछा गया तो उनका कहना था कि भगवा वस्त्र पहनकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ही ये तोड़फोड़ मचाई। जिस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के भेष में आके तोड़फोड़ करी है, हम उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कई और लोगों के निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जला डाला। उन्होंने कलबुर्गी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। इस दौरान मंच पर के.एस. ईश्वरप्पा ने माचिस निकालकर कांग्रेस के घोषणा पत्र की एक कॉपी को आग लगा दी, जिसके बाद मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारतीय जनता पक्ष के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि कांग्रेस को हमेशा मुसलमान वोट की चिंता रही है, यही वजह है कि वो बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रद्रोहिಗಳ ಪರವಾಗಿರಂತ ಪಿಎಫ್ಐಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಪಿಎಫ್ಐ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಶನೇ. ಪಾಪ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವೋಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಟ ಆಡ್ತಾರಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को कर्नाटक की जनता की परवाह नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस के बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के चुनावी वादों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। इसके लिए बीजेपी की तरफ से तर्क दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पहले भी ऐसी कोशिश कर चुकी है, लेकिन असफल रही है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप कह नहीं रहे हैं, आप लगा चुके हैं और अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिर चुके हैं। विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संघ और बजरंग दल दोनों पर प्रतिबंध लगाया था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमान वोटों के लिए बजरंग दल और धर्म के नाम पर जनता को बांटकर सत्ता में आना चाहती है। वोटों के लिए देश के जनता को रिलीजियस के नाम पर डिवाइड करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रहे। ये आने वाले दिन में ऐसे निर्णय लेना कांग्रेस पार्टी देश के लिए बहुत खतरा है। जी किशन रेड्डी ने कर्नाटक की जनता से कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने की अपील की। कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म को सहारा बनाकर कर्नाटक में चुनाव लड़ने का आरोप लगाया और कहा है कि राज्य की जनता भगवा पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली, क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक कर्नाटक की जनता जान गई है कि बीजेपी की सरकार भ्रष्ट और निकम्मी है। कांग्रेस ने बीजेपी से राजनीति और धर्म को मिक्स न करने की अपील की। मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से ये कहना चाहूंगा कि धर्म का राजनीतिकरण मत करें। डू नॉट मिक्स रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। कर्नाटक के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ें। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थिति विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली है। बजरंग बली से भिड़ेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर इस देश में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही जाएगी तो कौन सहन करेगा। देशभक्तों को बैन करेंगे, इसका मतलब आप देशद्रोहियों का साथ देंगे। फडणवीस ने कहा कांग्रेस बताए कि बजरंग दल ने कौन सा देश विरोधी काम किया है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सेना का एक ध्रुव हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट को चोटें आईं, लेकिन वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बारामूला में आज मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बीते दिन भी सेना ने कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को मार गिराया था। बता दें, इसी महीने श्रीनगर में G20 बैठक होनी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों पर NIA का शिकंजा कसता जा रहा है। NIA की टीम ने आज किश्तवाड़, बारामूला समेत अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। जम्मू के रामबन में एक होटल में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। पहाड़ी इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाई और रेस्क्यू के काम में भी देरी हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने के बीच बुधवार रात को जमकर झड़प हुई। इस दौरान पुलिस और पहलवान आमने सामने आ गए और जमकर धक्का मुक्की भी देखने को मिली और दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की और कहासुनी शुरू हो गई। विवाद की शुरुआत जंतर मंतर पर फोल्डिंग बेड्स को ले जाने को लेकर हुई। दरअसल रात करीब 10:30 बजे धरना स्थल पर फोल्डिंग बेड्स पहुंचे। बिना इजाजत लाए गए इन बेड्स को दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल पर नहीं ले जाने दिया। इसके विरोध में पहलवान भी मैदान में आ गए और जबरन बेड्स को अंदर ले जाने की कोशिश करने लगे। पहलवानों का कहना था कि बारिश के बाद जमीन और गद्दे भीग गए थे, इसलिए वो सोने के लिए फोल्डिंग बेड्स ले जाना चाहते थे। हालांकि पुलिस बिना इजाजत बेड ले जाने के लिए राजी नहीं थी। दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े थे और इसीलिए मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। इस दौरान देश के लिए कई मेडल लाने वाली रेसलर विनेश फोगाट भी पुलिसकर्मियों से बहस करती दिखी। जब आप लोग देखने वाले अंधे हो गए तो हम तो खुद भी मारते बिल्कुल है। आप लोगों से लड़ाई नहीं है। विनेश फोगाट ही नहीं, ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले बजरंग पुनिया भी पुलिस से बहस करते दिखे। पुलिस के मुताबिक विवाद की शुरुआत तब हुई जब विधायक सोमनाथ भारती जंतर मंतर पहुंचे। उनके साथ कुछ समर्थकों के अलावा रेसलर साक्षी मलिक भी दिखाई दी। इस दौरान सोमनाथ भारती किसी से फोन पर बात करते दिखे। थोड़ी देर बाद फोल्डिंग बेड्स लेकर एक हरे रंग की गाड़ी जंतर मंतर पर पहुंची। चूंकि सोमनाथ भारती ने बेड ले जाने की इजाजत नहीं ली थी, इसलिए जंतर मंतर पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। इनके लिए बेड तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे कैसे करेंगे? बेड नहीं आएगा? ये क्या मतलब है बेड नहीं आएगा? पुलिसकर्मियों की तरफ से रोके जाने के बाद वहां पर मौजूद सोमनाथ भारती के समर्थक और प्रदर्शनकारी पहलवान उत्तेजित हो गए और ट्रक से बेड निकालकर धरना स्थल की तरफ ले जाने लगे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय रेसलर संगीता फोगाट और साक्षी मलिक भी गाड़ी से बेड्स निकालने में मदद करती दिखी। इसके बाद दिल्ली पुलिस और बेड ले जा रहे पहलवानों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक शुरू हो गई। इस बीच रेसलर संगीता फोगाट सामने आई और सपोर्ट देकर फोल्डिंग बेड बैरिकेडिंग के उस पार फेंकने की कोशिश करने लगी। इसके बाद पुलिस और पहलवानों के बीच बवाल और बढ़ने लगा। पहलवानों ने फोल्डिंग पलंग बैरिकेडिंग के पार फेंकने शुरू कर दिए तो पुलिसकर्मी उनको वापस दूसरी तरफ फेंकने लगे। पुलिस और पहलवानों के बीच हाथापाई में दोनों तरफ से कुछ लोग घायल हुए और इस झड़प में 2 पहलवानों के बीच सिर फूट गए, जिनमें से एक पहलवान दुष्यंत को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि एक और पहलवान राहुल घायल अवस्था में ही मीडिया के सामने आया। एक ने सिर फोड़ दिया, एक का इधर से दुष्यंत का, वो हॉस्पिटल में गया है अभी। इनको बेचारे को देखो, ये इनको चक्कर आ रहे हैं, इनको जाने भी नहीं दे रहे हैं। इनका सिर फटा हुआ है। भाई ये हालात करा के भाई मारे आमने रोटी भी ना खाई यही पे लग। हालांकि दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि पहलवान अपने घायल साथियों को अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे। कुछ हम पुलिसकर्मी और इनकी तरफ से भी चोट है। हॉस्पिटल ले जाने के लिए हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें देते, हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। अभी वो मान नहीं रहे हैं और हमारे वाले जिनको भी जो है उनकी भी हम मेडिकल करवा रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद घायल पहलवान राहुल को अस्पताल ले जाने के लिए जंतर मंतर पर एम्बुलेंस पहुंच गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारिश के बाद सोने के लिए फोल्डिंग बेड्स लाने को लेकर पुलिस और पहलवानों के बीच बवाल शुरू हुआ और इस बीच पुलिस कर्मियों पर महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी के आरोप भी लगे। पहलवानों ने आरोप लगाया कि उन्हें गालियां भी दी गई। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे, पट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, लेडी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया। हमें धक्के मारने लग गया तो फिर हम उनको बोलने लगे। तभी फिर वो अंदर की साइड घूम के आया था। अंदर की साइड में सामने खड़ी थी, मेरे को बैठ के गाली दी उसने।
आरोप ये भी लगे कि बदसलूकी करने वाला एक पुलिसकर्मी नशे में था। पहलवानों का आरोप है कि उस पुलिसकर्मी को मौके से भगा दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में पहलवानों की शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा। हमने इनको बोला है जो भी इनके ग्रीवांसेस हैं उसका ये बिल्कुल हमें कंप्लेंट दें, हम उसको बिल्कुल निष्पक्ष और सही तरीके से जांच करवाएंगे। जंतर मंतर पर पुलिस और पहलवानों में बवाल हो रहा था और इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती वहीं मौके पर मौजूद थे। इसलिए पहलवानों को न्याय दिलाने के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन सियासी दंगल में तब्दील होता हुआ नजर आने लगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस पूरे बवाल की वजह सोमनाथ भारती हैं, जो बेड लेकर धरना स्थल पर पहुंचे और शांति से चल रहे प्रदर्शन में झड़प की नौबत आ गई। सोमनाथ भारती जी जो हैं कुछ फोल्डिंग बेड्स लेकर आए थे, तो क्योंकि परमिशन नहीं है और ये इसलिए वो फोल्डिंग बेड्स के लिए उन्हें मना किया गया। उसमें कुछ जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स के सपोर्टर्स हैं वो बैरिकेड पर आ गए और बेड्स निकालने की कोशिश की। उसमें थोड़ा गुत्था थोड़ा ऑल्टरकेशन टाइप हो गया। हालांकि पहलवानों का दावा है कि बेड्स उन्होंने मंगवाए थे। सोमनाथ भारती के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। वो पहले बोल रहे थे कि वो कोई विधायक आया था। विधायक तो यहाँ 15-20 मिनट आगे सोमनाथ भारती यहाँ पर आए, उन्होंने बेड लाने की कोशिश करी अंदर, उनके साथ ऐसा। आप सीसीटीवी कैमरे हैं वो निकलवा लीजिए कि भाई कौन लेके आया है। इधर से वो आए हैं, वो इधर खड़े हैं, हमें तो नहीं पता उनका, हम तो उधर थे। पुलिस से झड़प के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष भी रखा। इस दौरान महिला पहलवानों का दर्द साफ साफ देखा जा सकता था और कुछ रेसलर फूट फूट कर रोने लगी। देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या इसी दिन के लिए उन्होंने देश के लिए मेडल जीते थे। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आए तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। रेसलर्स ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपों के घेरे में आए कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि उनके खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं। आप भी बताओ ना, हम क्या करें? गेम हमारा खत्म कर दिया, जिंदगी हमारी दांव पे लगा दी। सड़क पे हम बैठे हैं, फिर भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। वो बृजभूषण को क्यों नहीं पकड़ रहे ये लोग? इस दौरान महिला पहलवानों के साथ मौजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेसलर बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया कि हिंसा की पहले से ही प्लानिंग की गई थी, इसलिए पुलिस ने शांति से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ जबरदस्ती की। दिल्ली पुलिस पकड़ना चाहिए, किसको जबरदस्ती कर रही है वो हमारे साथ। जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है उनको तो पूछ नहीं रही, वो तो ऐसे ही खुले घूम रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ हमारे चारों तरफ 300-400 पुलिस वाले लेके आ रहे थे। मेरे को लगता है इनकी पहले ही प्लानिंग थी ये चीज। बजरंग पुनिया ने देश भर के लोगों से बेटियों के सम्मान के लिए जंतर मंतर पहुंचने की भी अपील की। आप सभी देशवासियों से अपील है, ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अगर अब नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। पहलवानों के साथ तकरार के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। सूत्रों के मुताबिक दूसरे राज्यों से रेसलर्स के समर्थन में आ रहे लोगों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए कहा गया है, इसलिए हरियाणा और यूपी से जुड़े बॉर्डर पर खास सतर्कता बरती जा रही है और गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही उन्हें दिल्ली की सीमा में घुसने की इजाजत दी जा रही है। जंतर मंतर और उसके आसपास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। चारों तरफ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस ने एहतियातन जंतर मंतर जाने वाले सभी रास्तों को भी बंद कर दिया है। माना जा रहा है कि पहलवानों की अपील के बाद आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, इसलिए दिल्ली में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज हनुमानगढ़ी के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूरे विवाद पर चुप्पी साधे रखी। पत्रकारों के बार बार सवाल करने पर उन्होंने सिर्फ बजरंग बली का जयकारा लगाकर पूरे मामले से किनारा कर लिया। सब हनुमान जी की कृपा है, दर्शन में है, अयोध्या दर्शन में है। बोलो बजरंग बली की जय। जांच एजेंसी सीबीआई ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी कंपनी वाप्कोस के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्ता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे के 19 ठिकानों पर छापे मारे, जो दिन तक चले। छापेमारी के पहले दिन यानी मंगलवार को सीबीआई को गुप्ता के ठिकाने से 20 करोड़ रुपए कैश मिले, जबकि बुधवार को छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी को और 18 करोड़ रुपए मिले, जिसके बाद कुल बरामदगी 38 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। छापेमारी में सीबीआई को महंगे गहने,
कीमती सामान, फ्लैट, प्लॉट और कमर्शियल प्रॉपर्टीज से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। राजेंद्र कुमार गुप्ता अप्रैल 2011 से मार्च 2019 के बीच सरकारी कंपनी वापकोस के सीएमडी रहे थे और उसी दौरान उन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का केस दर्ज किया गया था। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। राष्ट्रपति बनने के करीब 1 साल बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने आज अपने गृह जिले रायरंगपुर का दौरा किया। कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी बादल गांव पहुंचे और प्रकाश सिंह बादल को याद किया। दिवालिया होने के कगार पर पहुंची गोफर्स एयरलाइंस ने 9 मई तक अपनी विमान सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है। एयरलाइंस ने बयान जारी कर माफी मांगी है और यात्रियों के बुकिंग अमाउंट रिफंड करने की भी बात कही है। छत्तीसगढ़ के बालोद में दर्दनाक हादसा हुआ। एसयूवी कार और एक ट्रक की टक्कर में कार सवार 10 लोगों की मौत हो गई। सभी एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट के अंदर एससीओ के बैनर के सामने खड़े होकर उन्होंने फोटो खिंचवाई। इसके बाद पाकिस्तानी टीवी से बात करते हुए बिलावल ने कहा कि वो एससीओ समिट में पाकिस्तान का नेतृत्व करने के लिए यहाँ आए हैं। गोवा आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुँचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का सीएफएम है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी कोई मुलाकात नहीं होगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के साथ किसी भी तरह की द्विपक्षीय वार्ता से भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले ही इनकार कर दिया है। वैसे किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का ये 12 साल बाद पहला भारत दौरा है। इसके पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भारत आई थी। लिहाजा बिलावल भुट्टो एससीओ समिट के लिए गोवा आने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। कराची एयरपोर्ट से उड़ान भरने से पहले बिलावल ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो एससीओ की अहमियत का जिक्र करते दिखे। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान के डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अधिकारियों के साथ कराची से गोवा के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उनके भारत रवाना होने से पहले ही जानकार इस यात्रा को फिजूल खर्ची करार देने लगे थे। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी राजनयिक साजिद तरार ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो एससीओ को ऑफर कर सके। तो आपको जानने की क्या जरूरत है? एससीओ में आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप ऑफर कर सकें एससीओ को? स्वाय वहां पे खैरात मांगने के आपका कोई और मैंडेट हो तो वो बताएं लोगों को। भाई पाकिस्तान ये चीज ऑफर करेगा एससीओ को। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्री स्तर की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये उस वक्त हो रही है जब रूस यूक्रेन का युद्ध एक कदम और आगे बढ़ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि एससीओ की बैठक का एजेंडा क्या होगा। सूत्रों की अगर माने तो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करने पर बातचीत की जाएगी। आपसी कारोबार, निवेश और संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। भारत इस बात पर भी जोर दे रहा है कि एससीओ में आधिकारिक भाषा अंग्रेजी भी बने। फिलहाल रूसी और मैंड्रिन ही आधिकारिक भाषा है। एससीओ में 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं, जबकि 4 और देशों को डायलॉग पार्टनर के तौर पर शामिल किए जाने पर चर्चा होगी, जिसमें कुवैत, यूएई, म्यांमार और मालदीव शामिल हैं। साथ ही ईरान और बेलारूस को एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल करने पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है, जबकि एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक से पहले के एजेंडे पर भी चर्चा होने की संभावना है। एससीओ के विदेश मंत्री स्तर की बैठक से पहले भारत ने अपनी असरदार कूटनीति का परिचय दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इन द्विपक्षीय वार्ताओं में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
गोवा के होटल ताज में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिले। दोनों देशों के विदेश मंत्री बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले और आपसी संबंधों को पहले से बेहतर करने की दिशा में काम करने को लेकर सहमति जताई। इस दौरान रूसी विदेश मंत्री हाथ जोड़कर नमस्ते करते दिखे। रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष चिन गांग से भी मुलाकात की। इसके पहले चिन गांग और जयशंकर के बीच दिल्ली में हुए G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। यही नहीं, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की SCO की बैठक के दौरान भी बातचीत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान एक कार्यक्रम में बिरयानी के लिए लूट मच गई। वहां की एक महिला प्रत्याशी प्रचार के मकसद से लोगों को फ्री बिरयानी बांट रही थी, लेकिन बिरयानी की महक जब वोटर्स की नाक तक पहुंची तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और वहां बिरयानी लूटने की होड़ मच गई। देखते ही देखते मेरठ की इस गली में बिरयानी वॉर शुरू हो गई। लोग बिरयानी वाला बर्तन लेकर इधर उधर भागने लगे। बिरयानी की एक देग के लिए कम से कम 50 लोग लड़ते हुए दिखाई दिए। मेरठ के वार्ड नंबर 80 में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हनीफा अंसारी की सभा में मुफ्त में बिरयानी बंटवाई जा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी वार्ड के लोगों को पता चला कि बिरयानी कम पड़ गई है और किसी भी वक्त उनकी लजीज बिरयानी खत्म हो सकती है। ये खबर फैलते ही बिरयानी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने बिरयानी पर धावा बोल दिया। बिरयानी लूट का वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ के नौचंदी थाने में पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नीदरलैंड्स के दौरे पर हैं। रूस से जारी युद्ध और क्रेमलिन अटैक के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नीदरलैंड्स पहुंचे हैं। जेलेंस्की ने यहां इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के अधिकारियों से मुलाकात की और पुतिन के युद्ध अपराधों का ब्यौरा दिया। अमेरिका के अटलांटा में फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। बंदूकधारी युवक ने एक मेडिकल सेंटर में फायरिंग की, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अफ्रीकी देश रवांडा में बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन से 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, तो वहीं सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। टेक कंपनी गूगल ने वेरीफाइड जीमेल अकाउंट्स को ब्लू टिक देने का फैसला किया है। ब्लू टिक फीचर की मदद से यूजर्स फर्जी ईमेल को आसानी से पहचान पाएंगे। व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास और ऑफिस पर हुए ड्रोन हमले से भड़के रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। रेड आर्मी ने यूक्रेन की राजधानी कीव, ओडेशा और खैरसान समेत कई शहरों पर जोरदार हमले किए। सबसे पहले भीषण हमला तो खैरसान में हुआ। यहाँ के साउथ खैरसान इलाके में 21 लोगों की जान चली गई, जबकि 48 बुरी तरह से जख्मी हो गए। हमले में एक रेलवे स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग, घर, हार्डवेयर स्टोर, सुपरमार्केट और एक गैस स्टेशन तबाह हो गया। सुपरमार्केट का हाल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस की ओर से किया गया हमला कितना भीषण था। सुपरमार्केट में चारों तरफ खून ही खून दिखा, लोगों की लाशें पड़ी नजर आईं, जख्मी लोग फर्श पर गिरे दिखे, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाने लगा, जबकि सुपरमार्केट की दरों दीवारें हिल गईं। वहीं एक रेलवे स्टेशन पर भी रूसी हमले के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए, जबकि स्टेशन पर मौजूद लोगों की आंखों में खौफ साफ नजर आया। रूस यूक्रेन की तनातनी के बीच जेलेंस्की को सजा देने की मांग भी उठने लगी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जेलेंस्की को मारने की बात कही है। मेदवेदेव ने कहा कि जेलेंस्की और उनके गिरोह को मिटा देने का वक्त आ गया है। तास न्यूज एजेंसी के मुताबिक अपने टेलीग्राम चैनल पर मेदवेदेव ने लिखा कि जेलेंस्की को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की भी जरूरत नहीं है। हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया था। जेलेंस्की उनके सब्स्टिट्यूट है, लिहाजा अब हमारे पास जेलेंस्की को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हालांकि व्लादिमीर जेलेंस्की पुतिन के घर पर हुए ड्रोन हमले में यूक्रेन का हाथ होने से इनकार कर चुके हैं। We don't attack Putin or Moscow. We fight on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, enough weapon for this. That's why we don't use it anywhere. For us, that is the deficit. We can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. जेलेंस्की भले ही अपने इलाके में जंग लड़ने की बात कर रहे हों, लेकिन क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद से उनकी सेना पर भी सवाल उठते रहे हैं।
रूस को शक है कि यूक्रेन की ओर से क्रेमलिन जैसा हमला दोबारा किया जा सकता है। रूस की खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि राष्ट्रपति पुतिन पर एक बार फिर से जानलेवा हमला हो सकता है, लिहाजा उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। खबर यह भी है कि हमले के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल को देखते हुए पुतिन को उनके घर नोवो ओगारेवो के बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। पुतिन अब इसी बंकर रूपी अभेद्य किले से अपना कामकाज निपटाएंगे। इस बंकर के बारे में कहा जाता है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं हो सकता है। कहा यह भी जाता है कि यह बंकर एक खुफिया टनल के जरिए क्रेमलिन से जुड़ा हुआ है और जरूरत पड़ने पर रूसी राष्ट्रपति को गाड़ी से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। पुतिन के लिए बनाए गए इस बंकर में साल भर का राशन, दवा और पानी सब कुछ स्टोर किया जा सकता है। इसमें कॉन्फ्रेंस रूम और बेडरूम जैसी तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस बंकर में व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा के लिए फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के बेहतरीन कमांडोज तैनात किए गए हैं। बताया जाता है कि रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बनाया गया ये एकमात्र बंकर नहीं है, बल्कि ऐसे कई बंकर हैं जिन्हें मेट्रो 2 सिस्टम कहा जाता है। क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर हुए हमले का जिम्मेदार रूस ने अमेरिका को ठहराया है। पुतिन के प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि इस तरह के आतंकी हमलों के फैसले अमेरिका ही लेता है, यूक्रेन इन फैसलों को सिर्फ लागू करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ऐसा पहले भी कई बार कर चुका है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने रूस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, अमेरिका ने तो क्रेमलिन पर हमले की पुष्टि करने से भी इनकार कर दिया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने अटैक की रिपोर्ट देखी है, इससे कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ये सही है या नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर टॉप पर पहुंच गए हैं। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो $136 मिलियन यानी करीब 1112 करोड़ रुपए सालाना कमाई के साथ पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना के कप्तान और विश्व विजेता फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं, जिनकी सालाना कमाई 1062 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी एक फुटबॉलर ही है और वो है फ्रांस के धुरंधर फॉरवर्ड किलियन एम्बापे, जिनकी सालाना कमाई 981 करोड़ रुपए की है। इस लिस्ट में चौथे पायदान पर अमेरिका का बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स है, जिसकी सालाना कमाई 977 करोड़ रुपए आंकी गई है। और सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 5वां नाम मेक्सिको के दिग्गज मुक्केबाज कैनेलो अल्वारेज का है, जिनकी सालाना कमाई 899 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स ने ये लिस्ट खिलाड़ियों की सैलरी और विज्ञापन से होने वाली कमाई को जोड़कर तैयार की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को बारामूला में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना और पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से देखने को मिले हैं और G20 की बैठक को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल एक्टिव हो गए हैं। बताया गया कि जब सुरक्षा बल के जवान तलाशी ले रहे थे, तभी छिपकर बैठे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। दौरान सर्च एक घर से हमारी पार्टीज पे फायरिंग की हुई। जवाबी फायरिंग में जो है 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे और शोपिया के रहने वाले थे। सुरक्षा बलों के मुताबिक दोनों आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बारामूला पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से थोड़ी राहत मिली है। बारिश और बर्फबारी के दौर के बाद आज केदारनाथ में अच्छी धूप खिली। साफ मौसम को देखते हुए 4 धाम यात्रा दोबारा शुरू की गई। 4 धाम यात्रा के बीच कई इलाकों से ग्लेशियर टूटने की खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग में ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। हालातों को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को एहतियात बरतने के लिए कहा है। दिल्ली में आज बारिश नहीं हुई, लेकिन न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह घना कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग की माने तो कल फिर बारिश हो सकती है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस पर सीएम केजरीवाल की जासूसी कराने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा है।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सड़क हादसे में यूट्यूबर की मौत हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ, यूट्यूबर अगस्त चौहान आगरा से दिल्ली जा रहा था। तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर वो 300 की स्पीड से बाइक चलाते समय वीडियो बनाने लगा और इसी दौरान उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यूट्यूबर अगस्त चौहान ने बाइक चलाते समय हेलमेट पहन रखा था, लेकिन बाइक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हेलमेट भी उसकी जान नहीं बचा पाया और सिर में गंभीर चोटें आने की वजह से उसकी मौत हो गई। यूट्यूबर अगस्त चौहान के यूट्यूब पर करोड़ों व्यूअर और लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर्स हैं और वो बाइक राइडिंग पर प्रोफेशनल वीडियो बनाता था। चलो। तो ये देखिए यूट्यूबर अगस्त है। जी न्यूज आपसे यही अपील करेगा कि इस तरीके के स्टंट्स, इस तरीके के फोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान बिल्कुल ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। और ये जीता जागता उदाहरण है यूट्यूबर अगस्त का ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस को खबर मिली थी कि दुजाना मेरठ के रास्ते मुजफ्फरनगर जा रहा है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने गैंगस्टर अनिल दुजाना को मेरठ में घेर लिया। पुलिस की तरफ से घेरे जाने के बाद एक कार पर सवार अनिल दुजाना ने दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई। जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद अनिल दुजाना ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अनिल दुजाना को दोपहर करीब 3 बजे एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। ये मुठभेड़ भोला झाल इलाके में गंग नहर के पास हुई। पुलिस को खबर मिली थी कि अनिल दुजाना अपने साथी से मिलने मुजफ्फरनगर जा रहा है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने दुजाना का पीछा किया। ये सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। पुलिस ने अनिल दुजाना की गाड़ी से 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए। अनिल दुजाना ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला था। वो उत्तर प्रदेश के टॉप बदमाशों की लिस्ट में भी शामिल था। इसलिए अनिल दुजाना पर पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम रखा था। दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में 64 से अधिक केस दर्ज थे। वो हत्या के साथ साथ रंगदारी, फिरौती मांगने के भी आरोपी थे। अनिल दुजाना तिहाड़ जेल में बंद था। वो कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया था। उपरोक्त बदमाश के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे थे। जेल से छूटने के बाद से एक फैमिली को धमकी दे रहा था। नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। दुजाना का एनकाउंटर यूपी एसटीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में वर्ष 2002 में गाजियाबाद के कविनगर थाने में दुजाना के खिलाफ हरबीर पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। अनिल दुजाना पश्चिमी यूपी में खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था, लेकिन दुजाना के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक बार फिर साफ संदेश दिया है कि माफिया के प्रति उसकी नीति 0 टॉलरेंस की है। बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तब तक इस मामले में विस्तार से दोनों पक्षों के तर्क सुने जाएंगे। फिलहाल कोर्ट ने अब तक के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। दरअसल याचिका में कहा गया कि जाति आधारित गणना में जाति के साथ साथ लोगों के कामकाज और योग्यता का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। ये उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार को जाति की गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि कल्याणकारी योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने के लिए गणना कराई जा रही है और इससे सरकार को गरीबों के लिए नीतियां बनाने में आसानी होगी। दरअसल बिहार में जनवरी 2023 में जातीय जनगणना का काम शुरू हुआ था। दूसरे दौर का काम 15 अप्रैल से 15 मई तक होना था। पहले दौर में मकानों की गिनती की गई थी, जबकि दूसरे दौर में जनगणना अधिकारी घर घर जाकर लोगों से आंकड़े इकट्ठा कर रहे थे। वर्ष 2023 का पहला चंद्र ग्रहण कल यानी 5 मई को लगने वाला है। अंतरिक्ष और ग्रहों की गति का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने ये जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक 2023 का पहला चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 8:44 पर शुरू होगा। ये चंद्र ग्रहण 2 घंटे से भी लंबा होगा और आधी रात में करीब 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि उपछाया ग्रहण होगा।
चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। हालांकि पहला चंद्र ग्रहण भारत के सभी हिस्सों में दिखाई नहीं देगा। यह भी बताया जा रहा है कि यह चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया महाद्वीपों के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। साथ ही प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के कुछ क्षेत्रों में भी ये चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। इस वर्ष कुल 4 ग्रहण देखने को मिलेंगे। इनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को सुबह 7 बजे के करीब लगा था। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार में दिव्य दरबार लगाने का ऐलान क्या कर दिया कि बिहार की सियासत में भूचाल ही आ गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना में हनुमान कथा कहने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्हें घेरने की तैयारी चल रही है। और करारा जवाब देने के लिए बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी आर्मी बनाई है। बाकायदा इस आर्मी की ड्रेस है और जवानों को ट्रेनिंग भी दी गई है। खुद लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने हाथ में लठ लिए कुछ युवाओं की सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की है। तेज प्रताप यादव ने लिखा कि धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को करारा जवाब मिलेगा। तैयारी पूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तेज प्रताप ने अपने संगठन DSS की कुछ और तस्वीरें भी शेयर की, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी आर्मी DSS को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जैसे ही बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, तेज प्रताप की आर्मी ब्रिगेड उनका विरोध करेगी, जिसकी गवाही खुद तेज प्रताप यादव के इस बयान ने दी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा बिहार नहीं आएंगे तो क्या मक्का मदीना जाएंगे कथा कहने के लिए? हाँ, तो हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, हमारा ताकत भी देख लेंगे, हमारा ताकत भी देख लेंगे ना। बोलना तो आसान होता है। तेज प्रताप यादव जिस तरह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का शुरू से विरोध कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा देने के लिए बिहार में एक नया धड़ा खड़ा हो गया है, जिसका नाम सवर्ण सेना है। सवर्ण सेना ने बाबा बागेश्वर धाम का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया है। पहले तो अगर बाबा बागेश्वर का स्वागत करने आएंगे, दिल से अभिनंदन करने आएंगे, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, चाहे तेज प्रताप जी हो कोई भी हो। अगर विरोध करेंगे तो तेज प्रताप जी को नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा, अब वो समझे। सवर्ण सेना ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने बागेश्वर धाम वाले बाबा को नुकसान पहुंचाया तो उसके हाथ पांव तोड़ देंगे। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में एक स्कूल परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 13 साल के बच्चे ने स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। दिल दहलाने वाली इस हमले में 8 बच्चों समेत एक गार्ड की मौत हो गई, जबकि बच्चे बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि हमलावर 7वीं क्लास का छात्र था, जो दोनों हाथों में बंदूक लेकर एक क्लासरूम में दाखिल हुआ। इसके बाद उसने एक लिस्ट निकाली जिस पर कुछ नाम लिखे थे। लिस्ट देखने के बाद उसने क्लास में बैठे बच्चों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद छात्र ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उसे स्कूल के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया। इस बर्बर वारदात की जानकारी मिलते ही स्कूल के बाहर अभिभावकों की भीड़ लग गई। कई बच्चों के माता पिता बुरी तरह रोते बिलखते दिखाई दिए। इस हादसे में जो बच्चे बाल बाल बच गए, उन्होंने अपने परिवार वालों को उस खौफ की दास्तान सुनाई। I onda smo tu u sobi zagrljene njih dve na krevetu sat vremena, znate, majka srećna da je dete živo. I onda je počeo da priča pomalo i kaže, prvo smo čuli pucnje, pucalo je ko petarde. सर्बिया में ना तो बंदूक का लाइसेंस मिलना इतना आसान है और न ही वहाँ गोलीबारी की ऐसी वारदातें आम हैं। यही कारण है कि इस घटना के बाद से हर कोई दहशत में है। महज 13 साल के बच्चे ने, जो खुद 7वीं क्लास में पढ़ता है, उसने दूसरे बच्चों पर बेरहमी से फायरिंग क्यों की, इसकी जांच की जा रही है। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में कल आदिवासी मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई। छात्र संगठनों ने जगह जगह आगजनी की और रिहायशी इलाकों में तोड़फोड़ भी की। हालात बिगड़ते देख वहां सेना तैनात कर दी गई है। साथ ही हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। ये हिंसा उस वक्त भड़क गई जब वहां मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के खिलाफ 3 मई को एक छात्र संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। रैली में हजारों लोग शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक इस दौरान आदिवासी और गैर आदिवासियों में झड़प हो गई, जिसके बाद इम्फाल, चूराचांदपुर समेत मणिपुर के कई इलाकों में ये विरोध उग्र हो गया। सड़कों पर जहां तहां आग की लपटें उठ रही थीं और प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे थे। पूर्व राज्यसभा सांसद और वर्ल्ड चैंपियन रही बॉक्सर मैरी कॉम ने अपने राज्य में हो रही हिंसा के बीच पीएम मोदी और सरकार से दखल देने की अपील की। मुझे चाहती हूँ कि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे। हालात को देखते हुए सेना और सशस्त्र बलों की मदद मांगी गई, जिसके बाद सेना स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर स्थिति को काबू करने की कोशिश में जुट गई और एहतियातन मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। कर्फ्यू के बाद वहां सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला और सुबह तक हिंसा पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम भी शुरू हुआ। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने हिंसा वाले इलाकों से अब तक 9000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। इस बीच केंद्र सरकार भी मणिपुर के हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की। वहीं सीएम ने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। In this hour, I appeal to one and all to maintain peace and harmony in your respective areas. I urge you not to believe in rumors. हालात नियंत्रण में रहे, इसके लिए गृह मंत्रालय ने रैपिड एक्शन फोर्स की अतिरिक्त टुकड़ियों को मणिपुर भेजा है। इंडियन एयरबेस से वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए RAF के जवान इम्फाल पहुंचे हैं, ताकि कल जैसे हालात मणिपुर में दोबारा ना पनप पाए।